हाय स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसके हमने 2 पार्ट पहले भी देख चुके हैं। आज हम इसका देखेंगे तीसरा पार्ट। आज का हमारा टॉपिक है आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम आवर्त किसे कहते हैं। आवर्त सारणी में जो हमारी क्षैतिज पंक्ति होती है उसे हम आवर्त कहते हैं। आपने देखा है कि हमारे आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। उसके अलावा हमारी आवर्त सारणी में 2 निचले भाग में 2 और आवर्त हैं, उसे हम एक्टिनाइड और लैथिनाइड कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण भी हम इसके बारे में जानकारी इसमें देखेंगे, क्योंकि हमारे ऑक्टेट मतलब सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले सेल, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसके आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा जिसको हम KLM से बताते हैं, हर एक कक्षा में कम से कम कितने आवर्त, कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन संरूपण किसे कहते हैं। आणविक भौतिक एवं परिमाण रासायनिक में किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन संरूपण कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है इलेक्ट्रॉन संरूपण की, कि किस हिसाब से हम किसी भी अणु को कैसे स्थापित करते हैं, उसकी ये पूरी परिभाषा है। एक जो भौतिक संरचना होती है, मतलब एक समूह में एक ही तरीके के सारे इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हमारे आवर्त सारणी में की गई है और उन एक समूह में सभी के सभी तत्वों की बाह्यतम कक्षा में उतनी ही संयुक्तता वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए कि लिथियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पूरे समूह में सारे के सारे उस समूह में बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। व्यवस्था कुछ इस तरीके से रखी गई है हमारे आवर्त सारणी में कि समूह जैसे जैसे हमारा नीचे की तरफ आगे बढ़ता है वैसे वैसे उनके कवचों की संख्या आगे बढ़ते जाती है, परंतु जो उनकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही संयुक्तता वाले होते हैं जितना वो पहले आवर्त में होते हैं। बस आवर्त बढ़ने से उनके कक्षाओं की संख्या बढ़ते जाती है। आइए देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में देखते हैं। आपकी आकृति में देखिए, हाइड्रोजन के पास में 1 दिया हुआ है, वह उसकी तत्वों का परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और उसके जो भी ऑक्टेट हैं, कक्षा है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी बाह्यतम कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आगे आएंगे हीलियम, हीलियम में 2 है तो हीलियम के पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जो पहला आवर्त आप देख रहे हैं उसे हम के बोलते हैं, क्योंकि पहली कक्षा में केवल अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारी अगली कक्षा में चले जाते हैं, के से वो एल में। तो एल में हमारे पास अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए दूसरा आवर्त जो है उसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन। इसमें आप देखिए लिथियम का 2 से जैसे ही जो भी इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है वो हमारी अगली कक्षा में चले जाता है। पहले कक्षा में देखिए आप पोटेशियम में देखिए कितनी कक्षा है, 1, 2, 3 और 4। तो पहली कक्षा में देखेंगे तो आप केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो अगली कक्षा में आ जाएगा। इसलिए लिथियम के पास जो आपको दिख रहा है 2 और 1, 2 जो के से बिलोंग करता है पहली कक्षा से, उसके अधिक होने के 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो 1 के से एल में जा चुका है।
ऐसे ही जो दूसरे आवर्त में हैं उसमें केवल 2 ही कक्षा होती है, क्योंकि अधिकतम 2 के बाद जो इलेक्ट्रॉन आके जाते हैं उसमें 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 8 के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे वो तीसरे आवर्त में चले जाते हैं। जैसे नीचे तीसरा आवर्त आपको दिया हुआ है सोडियम 2 8 1 2 8 2 2 8 3, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सभी के सभी आपके तीसरे आवर्त में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समीकरण से हमें ये मालूम होता है कि उस तत्व की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसे अपना अष्टक पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन की ज़रूरत है। कभी कभी जो हमारे तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं और धनायन बनाते हैं, और कभी कभी लेके ऋणायन बनाते हैं। आप देखिए उसमें आप पोटेशियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसी और तत्व को दे देगा और वहाँ पे अपना अष्टक कंप्लीट करेगा। उसी तरीके से बगल में जो आर्गन दिया है उसकी बाह्यतम कक्षा में आप देखिए पूरा अष्टक कंप्लीट है, तो उसे किसी भी तरीके का लेन देन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्लोरीन, आर्गन के पहले क्लोरीन है 2 8 7, तो 7 से ये पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से ये हमें मालूम होता है किसी भी तत्व को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन करना है। तो क्लोरीन के 2 8 7 से हमें मालूम हो रहा है कि उसको केवल अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से हमें एक ज्ञात होता है कि किसी भी तत्व को अपने पूरी तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करने में, अष्टक कंप्लीट करने में कितने तत्वों का लेन देन करना है। आइए देखते हैं, जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखा उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, वो देखते हैं। थोड़ा याद कीजिए में कि Lm इन इलेक्ट्रॉन कवचों के लिए n का मान क्या होगा। n का मान हमारा डिपेंड होता है, हमारे पास एक सूत्र है जिसे हम लोग बोलते हैं 2n का स्क्वायर। 2n के स्क्वायर में जो हमारा n है वो अगर 1 है तो देखिए आपके एक चार्ट में दिया हुआ है k, n का मान 1, तो 2 गुणे n का वर्ग मतलब 1 का वर्ग कितना है, देखिए इलेक्ट्रॉन क्षमता धारण 2, तो k के लिए n का मान 1 होगा। सेकंड लाइन में आएंगे L, तो n नीचे दिया है 2, तो वहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, तो L के लिए n का मान 2 होगा। और उसके बाद पूछा है M, तो M के लिए n का मान 3 है, नीचे 2 गुणे 3 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। ऐसे ही n का भी देख लेते हैं, n के लिए 4, 2 गुणे 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32। जैसे हमने आधुनिक आवर्त सारणी में देखा कि अगर पहले आवर्त में जो हमने इससे पहली वाली आकृति देखी थी, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व थे, वो हमारा पहला आवर्त था। तो n का मान अगर 1 है तो याद रखना है कि उसमें अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। तो k के अंदर अगर n का मान 1 है तो अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्षमता होती है 2। L मतलब दूसरे आवर्त में, पहले आवर्त के लिए हम लोग k बोलेंगे पहली कक्षा के लिए, दूसरे के लिए दूसरे कवच के लिए मतलब L में अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और हम n का मान होता है 2। M हमारा तीसरा कवच है जिसे हम बोलेंगे, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और n हमारा चौथा कवच है जिसमें अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम 32 रख सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर है k के लिए n का मान 1 होगा, L के लिए n का मान 2 होगा और M के लिए n का मान 3 होगा। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कवच में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूत्र लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन में अधिकतम से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पे डिपेंड करती है। n जितना होगा
उतने ही हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों के कवचों में संख्या वहाँ पे स्थापित हो सकती है। अगर n 1 है तो उस कवच में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 है तो 18, 4 है तो 32। तो एक इलेक्ट्रॉन कवच में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमारा n पे डिपेंड करता है, जिसका सूत्र है 2n का वर्ग। तो आपको याद रखना है सूत्र के माध्यम से कि 2n के वर्ग में n के ऊपर निर्भर करता है हमारे एक कवच में कितने अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है K, L और M इन कवचों की अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्षमता कितनी है। देखिए अभी हमने देखा ही अभी, और चार्ट में देखिए दिया भी है आपके टेबल में। K में 2 होता है, L में 8, M में 18। तो चार्ट के थ्रू, चार्ट आपको मिलेगा नहीं प्रश्न में, तो आपको याद रखना है सूत्र। अगर आपने याद रख लिया है 2n का वर्ग तो आपके लिए सबसे इजी है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कवच के इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता पहले आवर्त में 2 तत्व हैं तथा दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इलेक्ट्रॉन अष्टक नियम के अनुसार तीसरे आवर्त में भी 8 तत्व हैं। आगे वाले आवर्तों में इलेक्ट्रॉन भरने की क्रिया को नियंत्रित करने वाले कुछ घटक हैं, उनका विस्तार हम आने वाली आगे की कक्षाओं में करेंगे। तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता या उनके संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा संयुक्ता कवच कौन सा है इस पर आधारित होती है। तो देखिए ये हमारा जो थोड़ा याद कीजिए है, ये सारा का सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के ऊपर डिपेंड था। जैसे जैसे हमारी कवचों की संख्या बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारे इलेक्ट्रॉनों की धारण क्षमता भी अधिकतम कितनी होगी ये भी बढ़ते जाती है। हमें इस कक्षा में K, L, M, N, K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है धारण करने की, हमें याद रखना है। आइए देखते हैं हम अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त झुकाव, पीरियोडिक ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम आवर्त झुकाव 3 तरीके से देखेंगे इस चैप्टर में, तो हमें 3 तरीके से ही देखना है। पहला है संयोजकता, परमाणु आकार, धातु और अधातु के गुणधर्म। सबसे पहले हम देखेंगे संयोजकता के आधार पर, फिर परमाणु आकार और लास्ट में देखेंगे धातु और अधातु के गुणधर्म के हिसाब से। हम धीरे धीरे एक टॉपिक देखते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती झुकाव। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त या किसी समूह के तत्वों के गुणधर्मों की तुलना करने पर उनके गुणधर्मों में कुछ नियमितता दिखाई देती है, इसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का झुकाव कहते हैं। देखिए किसी भी तत्व में या किसी भी समूह में अगर कुछ कमी हो रही है उसके आकार में, उसके गुणधर्म में, या तो बढ़ोतरी हो रही है मतलब डिक्रीजिंग हो रहा है या तो इंक्रीजिंग होता है, यही हमारा एक तरीके का उस आवर्त का झुकाव है। हम इस चैप्टर में 3 तरीके का झुकाव देखेंगे, एक संयोजकता के आधार पर, परमाणु के आकार पर और धातु अधातु के गुणधर्म, इन तीनों के आकार पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम संयोजकता, वैलेंसी। तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों अर्थात संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तत्वों की संयोजकता निश्चित होती है। देखिए हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तत्व है जिसे सोडियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 281, तो उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा और उसके अष्टक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सोडियम की संयोजकता 1 है, बट डिपेंड ये करता है
कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 5, 6, 7 तो उनके बाह्यतम कक्षा में अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उनकी संयुक्ता 5, 6, 7 नहीं होती है। संयुक्ता का एक सूत्र है, अगर किसी भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उन्हें आसानी से त्याग कर सकते हैं, क्योंकि उनके परमाणु आकार बड़े होते हैं और जैसे जैसे वो उस आवर्त में आगे बढ़ते जाते हैं उनका परमाणु आकार छोटा होते जाता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना आसान नहीं होता है, उनकी त्रिज्या छोटी होती जाती है। इस वजह से जो हमारे जिसकी बाह्यतम कक्षा में जिस तत्व की 1, 2, 3 होते हैं वो आसानी से त्याग कर लेते हैं, इसलिए उनकी संयुक्ता 1, 2, 3 होती है। मगर जब किसी भी तत्व की संयुक्ता 4 पे आती है या बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ डिपेंड ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर लेगा। तो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिया भी जा सकता है तो दिया भी जा सकता है। उसके आगे 5, 6, 7 तो 5, 6, 7 जिस भी तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनका त्याग नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं ले लेते हैं। जैसे बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम उसको 8 में से माइनस करते हैं, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो उस तत्व की संयुक्ता 3 होगी न कि 5 होगी। ऐसे 6 वाले तत्व की भी 2 होगी, क्योंकि 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ऐसे ही जिसकी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसे 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, और जिसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो निष्क्रिय गैस होती है तो उसको घटा दीजिए आप, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो निष्क्रिय गैसों में तो किसी भी तरीके का लेन देन नहीं होता है, इसलिए हमेशा उनकी बाह्यतम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन 8 हैं वो कोई लेन देन न करने की वजह से उनकी संयुक्ता 0 रहती है। तो ये हमारी संयोजकता है। आगे हम कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको आपको करना है। देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। प्रश्न देखते हैं, संयोजकता क्या है? तो मैंने आपको परिभाषा बताई है और हमारे उस पैसेज में उसका आंसर भी दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि ये आपका होमवर्क है। और प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इनकी संयुक्ता लिखो। तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इन सब की संयुक्ता लिखने से पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सन्रूपण इनका लिख लेते हैं तो इनकी बाह्यतम कक्षा में जो भी कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसके आधार पर आप इनकी संयुक्ता आसानी से निकाल सकते हैं। तो किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने से पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक सन्रूपण निकाल लेना चाहिए, ताकि आपको उस तत्व की संयोजकता निकालने में आसानी हो। तो आपको इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए इन सभी तत्वों का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सन्रूपण आप निकाल लीजिएगा। आइए देखते हैं। सोचिए, अब तक जो टॉपिक हमने समझा है, पढ़ा है, उसी पे आपको थोड़ा सोच करके समझ करके आंसर देना है। देखिए, पहला प्रश्न है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उनकी संयोजकता से क्या संबंध है? तो ज़रा एक बार सोचिए ज़रा आप, क्योंकि जैसा आपका क्वेश्चन है, सोचिए। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हमारा इस भाग का तीसरे भाग का पहला ही टॉपिक था। तो उसमें ये बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हमें ये बताता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए क्या बताता है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से ही पता लगता है। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण नहीं निकाला तो हमें ये नहीं मालूम होगा कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में हमें इलेक्ट्रॉन मालूम हो गया तो हम उस तत्व की संयोजकता निकालने में हमें आसानी होती है, क्योंकि संयोजकता की परिभाषा यही है कि कितने इलेक्ट्रॉनों की लेन देन करने की क्षमता उस तत्व की है। अगर मान लीजिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 8, 3 है
तो 3 से हमें मालूम हो रहा है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और 3 से ही हमें ये मालूम हो रहा है कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और उसकी संयोजकता का संबंध है। दोनों एक दूसरे से यही दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से ये पता लगता है कि उसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और उसी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से हमें उसी तत्व की संयोजकता का ज्ञात हो जाती है। अगला प्रश्न है अपना, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखिए और दोनों की उसकी संयोजकता निश्चित कीजिए। देखिए, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, मतलब के, सबसे पहले हम KLm के आधार पे चलेंगे। तो के में कितने तत्व होते हैं? 2, तो 4 में से 2 लिख लीजिए। बचा कितना? 2, वो 2 कहाँ जाएगा आपके के से एल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होगा 2, 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास हैं 8, तो उसमें से सबसे पहले 2 ले लीजिए के लिए, और बचा कितना? 6, तो 6 आपके एल में आ सकते हैं। जब 8 से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं? एम में। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 2 है, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो 2 और 6, 2 इसके लिए क्योंकि पहले कवच में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसके लिए 2 के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन बढ़ गए वो कौन से कवच में चले जाएंगे? अगली कवच। मतलब के पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और उसके अगले कवच एल में अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 2 होगा, और ऑक्सीजन का 2, 6 होगा। और उनकी बाह्यतम कक्षा में, बेरिलियम की बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसको त्याग करने से उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बेरिलियम की संयोजकता 2 होगी, जबकि ऑक्सीजन का 2 और 6। अब देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे नहीं, तो 8 में से 6 को घटाइए तो आपका आएगा 2, तो 2 इसकी भी संयोजकता 2 ही होगी। बस यही है कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन लेगा, जबकि बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। देने की वजह से बेरिलियम की संयोजकता 2 है, और ऑक्सीजन की लेने की वजह से उसकी संयोजकता भी 2 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को आधारभूत मानकर बनाई गई आगे की तालिका में प्रथम 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण उनके नामों के नीचे लिखकर उसके नीचे उन तत्वों की संयोजकता लिखिए चौखट में दिखाए अनुसार। देखिए, आपके किताब में चौखट बना हुआ है अगली पेज के ऊपर। हम क्या करते हैं, एक आधुनिक आवर्त सारणी लेते हैं और उसके 1 से लेकर के सभी 20 तत्वों के आधार पर हम सारी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो आपका है उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हीलियम, उसकी बाह्यतम कक्षा में 2, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी, जबकि हीलियम की संयोजकता 0 होगी क्योंकि उसका अष्टक कंप्लीट है। लिथियम, इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 2, 1 करके 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसकी भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने के वजह से संयोजकता 1 होगी। बेरिलियम का हमने अभी देखा ही, 2 होने की वजह से संयोजकता 2 है। बोरान की 2, 3, तो बोरान की संयोजकता 3 है। कार्बन 2, 4, तो कार्बन की संयोजकता 4। नाइट्रोजन 2, 5, अब 5 आ गया, तो 5 ना होकर के हम 8 में से 5 घटाएंगे, तो नाइट्रोजन की संयोजकता 5 घटने की वजह से 3। ऑक्सीजन का 2, 6, 8 में से 6 घटने की वजह से ऑक्सीजन की संयोजकता 2। फ्लोरीन 2, 7, 8 में से 7 घटने की वजह से 1, तो इस फ्लोरीन की संयोजकता 1।
नियॉन 2 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, तो नियॉन की संयोजकता 0 और निष्क्रिय गैसों की हमेशा संयोजकता 0 होती है। सोडियम 2 8 1, तो सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 1 है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण होने से बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी संयोजकता 2। एल्युमिनियम की 2 8 3, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3। सिलिकॉन 2 8 4, तो संयोजकता 4। फास्फोरस का 2 8 5, तो 8 में से 5 गया 3, तो इसकी संयोजकता 3। सल्फ़र 2 8 6, तो इसकी संयोजकता 2। क्लोरीन 2 8 7, तो बाह्यतम कक्षा में 8 में से 7 घटाएंगे तो 1, तो क्लोरीन की संयोजकता 1। आर्गन निष्क्रिय गैस है और बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 8 गया 0, तो आर्गन की संयोजकता 0 है। ऐसे ही पोटेशियम का 2 8 8 1, तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पोटेशियम की संयोजकता 1। कैल्शियम 2 8 8 2, तो बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2। इस तरीके से हम सबसे पहले एक नोटबुक लीजिए, उसमें 1 से लेकर 20 तत्वों का नाम लिखिए और सभी का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण निकालिए और जो भी तत्व 1 2 3 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन धारण करते हैं उनके आगे की वही लिख दीजिए कि उनकी संयोजकता 1 2 3 है। हीलियम का केवल 0 लिखना है। उसके बाद जो भी जिसकी भी बाह्यतम कक्षा 4 5 6 7 है, 8 में से उसको घटा दीजिए, तो जो आएगा, जैसे 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो 3 लिखिए, 8 में 6 घटाएंगे 2, 8 में 7 घटाएंगे 1। इस तरीके से एक पेज पे 1 से लेकर 20 तक का सभी तत्वों का नाम लिख करके आप उनकी संयोजकता लिख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, किसी आवर्त में बाईं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता परिवर्तन का आवर्त झुकाव क्या है? द्वितीय आवर्त और तृतीय आवर्त, इनका संदर्भ लेकर आप अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर पर जाने पे पहले तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे क्या होता है, उनका जो भी संयोजकता होती है वो बढ़ते जाती है। मतलब पहले वाले तत्व की संयोजकता 1 होगी तो दूसरे वाले की 2, फिर 3 और 4, उसके बाद संयोजकता कम होते जाती है, फिर 3 2 1 0। ये हमारा किसी भी आवर्त के दाहिनी ओर से बाएं ओर से दाहिनी ओर जाने का संयोजकता का कंडीशन है, झुकाव है। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, किसी भी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर जाने पर पहले तो वो बढ़ता है, पहले 1 संयोजकता होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, फिर 4 पे आने के बाद रुक जाता है, उसके बाद वो फिर कम होने लगता है, फिर 4 के बाद वो 3 2 1 और 0 होता है। अगर आप देखेंगे दूसरे आवर्त में लिथियम की संयोजकता 1 है, बेरिलियम की 2 है, बोरान की 3 है, कार्बन की 4, यहाँ तक तो बढ़ती है, मगर जैसे ही वो नाइट्रोजन पे आती है फिर 3 हो जाती है, ऑक्सीजन पे 2, फ्लोरीन पर 1 और नियॉन पे 0। ठीक इसी तरीके से तीसरे आवर्त में भी सोडियम के लिए 1 है, तो मैग्नीशियम के लिए 2, एल्युमिनियम के लिए 3 और सिलिकॉन के लिए 4, यहाँ तक तो बढ़ती है। फिर जैसे ही आगे फास्फोरस पे आती है फिर 3, सल्फ़र के लिए 2, क्लोरीन के लिए 1 और आर्गन के लिए 0। तो दूसरे और ये तीसरे आवर्त में ये संदर्भ है और ये उसका उत्तर है। देखते हैं 5वां प्रश्न, किसी एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता में परिवर्तन का आवर्ती झुकाव क्या है? समूह 1 और समूह 2 तथा समूह 18 का संदर्भ लेकर अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए, किसी भी समूह में, चाहे वो समूह 1 हो, 2 हो या 18, सभी समूहों में ऊपर से लेके नीचे तक संयोजकता समान होती है। संयोजकता में किसी भी तरीके का अंतर नहीं होता है। पूरे समूह की संयोजकता एक समान होती है, चाहे वो लिथियम की हो या उसके नीचे आने वाले तत्व सोडियम या पोटेशियम, सभी की संयोजकता समान होती है। आपकी संयोजकता में जैसे
बाएं से दाहिनी ओर जाने पे कुछ अंतर दिख रहा था, बढ़त और घटत दिख रही थी, बढ़ते क्रम में हो रहा था और घटते क्रम में। बट समूह में ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरे समूह की संयोजकता समान होती है। समूह एक में सारे के सारे तत्वों की संयोजकता एक ही रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उस पूरे समूह एक की संयोजकता एक रहेगी। समूह 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 रहेगी। और आपका जो 18वां समूह है उसके अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सभी की तत्वों की संयोजकता 0 रहेगी। तो समूह में एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। ये आपका होमवर्क है। ये जो बॉक्स खाली है, इस खाली बॉक्स में आपको परमाणु क्रमांक भरने हैं, उनके संकेत, उनका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण और संयोजकता। 1 से लेकर 20 तत्वों की आपको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, संयोजकता, नाम और उनके संकेत लिखने हैं।